नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है ए, इसमें 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया जाता है। बी, यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संगठन द्वारा हर 2 साल पर प्रकाशित किया जाता है। सी, इस साल भारत का स्थान 180 देशों की सूची में 150वां है। अथवा डी, ये 3 मई को यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन जारी किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी बी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संगठन द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है, जबकि प्रश्न के कथन में कहा गया है कि हर 2 साल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, यानी ये हर साल प्रकाशित किया जाता है। इसीलिए प्रश्न का यह कथन ऑप्शन बी गलत है। इसमें 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया जाता है। ये सूचकांक मीडिया की स्वतंत्रता के निर्धारण के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें मीडिया में बहुलवाद, मीडिया को प्राप्त आज़ादी, कानूनी तंत्र की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसी बातों का आकलन किया जाता है। बीते 3 मई को जारी इस साल के सूचकांक के मुताबिक नॉर्वे पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर, एस्टोनिया चौथे और फिनलैंड 5वें स्थान पर है, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे है। बात भारत की करें तो ये पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले 2020 में रजिस्टर्ड मृत्यु में 6.2% की वृद्धि हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 3 मई को भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 2.48 करोड़ जन्म पंजीकृत किए गए, जो वर्ष 2020 में घटकर 2.42 करोड़ हो गए। ये जन्म दर में लगभग 2.40% की कमी दर्शाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में पंजीकृत मृत्यु के मामलों की संख्या 76,40,000 से बढ़कर 2020 में 81,20,000 हो गई, जो 6.2% की वृद्धि दर्शाती है। बता दें कि रिपोर्ट में शामिल जन्म और मृत्यु की संख्या वास्तविक संख्या है, जो देश भर में लगभग 3 लाख पंजीकरण इकाइयों से एकत्र की जाती है। प्रश्न में दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दूसरे कथन में नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 कहा गया है, जबकि मौजूदा रिपोर्ट साल 2020 के लिए है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नेट ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं ए, इसके तहत आतंकवाद की घटनाओं की जानकारी को सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रखा जाएगा। बी, इन डेटा सोर्सेज में इमिग्रेशन, वित्तीय लेन देन और टेलीकम्युनिकेशंस आदि शामिल हैं। सी, इसके जरिए संदिग्धों को आसानी से रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक किया जा सकता है। अथवा डी, इस डेटा को आम आदमी भी एक्सेस कर पाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया। नेट ग्रिड आतंकवाद, आर्थिक अपराध आदि की घटनाओं की जानकारी को सहज और सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रखेगा।
इसके जरिए संदिग्धों को आसानी से रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक किया जा सकता है और आतंकी हमलों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। शुरुआत में नेटग्रिड सॉल्यूशन की सेवाएं 11 केंद्रीय एजेंसियों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को उपलब्ध होगी, यानी अभी आम आदमी को इसका एक्सेस देने की कहीं कोई चर्चा नहीं है। नेटग्रिड सॉल्यूशन के विकास के लिए सीडैक पुणे को प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में और योजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में IIT भिलाई को जोड़ा गया है। हालांकि इसके क्रियान्वयन का काम सीडैक ही कर रहा है। नेटग्रिड का मकसद भारत की आतंक विरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में अनंगताल झील सुर्खियों में रही, ये कहाँ स्थित है? विकल्प हैं A श्रीनगर, B अमृतसर, C देहरादून अथवा D नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D यानी ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने दिल्ली के मेहरौली में स्थित अनंगताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने वाली है। आपको बता दें कि इस झील को महाराजा अनंगपाल तोमर द्वारा 1052 AD में बनवाया गया था। अनंगपाल द्वितीय, जिसे लोकप्रिय रूप से अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है, तोमर वंश से संबंधित थे। इन्होंने 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। बात तोमर वंश की हो रही है। इतिहास से पता चलता है कि अनंगपाल द्वितीय ने ही दिल्लिकापुरी की स्थापना की थी, जो बाद में चलकर दिल्ली बन गई। हालांकि कुछ इतिहासकार इससे अलग मानते हैं। उनका कहना है कि इसकी स्थापना कुछ अलग पीरियड में हुई है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में ओपन सुर्खियों में रहा, ये क्या है? ऑप्शन है A महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, B अमेरिका में काले लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, C भारत देश का 100वां यूनिकॉर्न अथवा D आदिवासी महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी ये भारत देश का 100वां यूनिकॉर्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टार्टअप नई आइडिया वाली एक ऐसी कंपनी होती है जिसने हाल ही में अपना कामकाज शुरू किया हो, यानी ये कंपनी जब अपने शुरुआती फेज में होती है तो इसे स्टार्टअप कहते हैं। कॉमन शब्दों में कहें तो जब किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है तो इसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। इस शब्द को पहली बार कैलिफोर्निया के एक सीड स्टेज वेंचर कैपिटल फंड काउबॉय वेंचर्स के संस्थापक एलिन ली द्वारा गढ़ा गया था। गौरतलब है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसी क्रम में हाल ही में बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। नए सिरे से फंडिंग जुटाने के बाद कंपनी का मूल्य यानी वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो दिहाइस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।